am Dr. VP Bhardwaj, Senior Consultant Cardiologist, Bareilly, UP. I want to say few things about the hypertension. भारत में हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से बदली है। अगर हम देखें तो पुरुषों में ये 29% से 38% हो गई, जो एक ट्रिमेंडस राइज है, और अगर महिलाओं में देखें तो ये 28% से 32% हुई है। इसके बावजूद लोग अवेयर नहीं है। लगभग 51% पुरुष और 41% स्त्रियां ब्लड प्रेशर से बिल्कुल अवेयर नहीं है। 62% पुरुष और लगभग 53% महिलाएं ब्लड प्रेशर के साथ जीवन जी रही हैं, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं। अगर हम ये देखें कि कितने परसेंट लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो पुरुषों में 5 में से 1 ब्लड प्रेशर का इलाज लेता है, और अगर महिलाओं में देखें तो 4 में से 1 को ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट मिलता है। 2021 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने स्टेज 1 हाइपरटेंशन विद लो ASCVD risk, माने ASCVD, either there is no ASCVD or 10-year CVD risk is less than 10%. स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, जो कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन को अगर देखें तो 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 से 89 मिलीमीटर मरकरी स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है। इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, जिसमें सोडियम रेस्ट्रिक्शन, हाई पोटेशियम डाइट, कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, कंट्रोल ऑफ अल्कोहल, डाइट रिच इन ओमेगा फैटी एसिड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, these things should be considered in lifestyle modification. And by lifestyle modification, अगर ये ब्लड प्रेशर 3 से 6 महीने में भी कंट्रोल में नहीं आता, तो फिर फार्माकोथेरेपी की तरफ सोचना पड़ता है। अगर ARDS सीवियर कोविड-19 में अगर देखें तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी कहता है कि मेट्रोप्रोलाल जो है लंग इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, जिससे ARDS इंप्रूव कर जाता है। अब अगर देखें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 110 से 130 की रेंज में रिड्यूस करके किया जाए, तो काफी हद तक सीवी एडवर्स इवेंट्स जो हैं रिवर्स हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर, नाइट टाइम ब्लड प्रेशर अगर 20/10 का इंक्रीमेंट होता है, तो मोर्टेलिटी 23% बढ़ जाती है, और सीवी इवेंट्स जो हैं वो 36% बढ़ जाते हैं। अधिकांश मरीज जो हैं वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेते हैं। यूरोपियन सोसाइटी ने 2018 में जो गाइडलाइन दी, उसमें उन्होंने कहा कि बिगिनिंग में अगर फार्माकोथेरेपी करनी है तो डुअल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन लाइक ACE इनहिबिटर, या फिर ARB प्लस CCB, या फिर डायूरेटिक्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। और जुलाई 2018 में वालसार्टन को सारी दुनिया ने रिकॉल कर लिया बिकॉज ऑफ डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोजेन। इसमें ये देखा गया कि वालसार्टन में एन नाइट्रोसोडी मिथाइल एमीन, अगर शार्ट में हम कहें NDMA, ये पाया गया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में वालसार्टन को रिकॉल किया गया। और ये NDMA जो है कैंडीसार्टन, लोसार्टन, इर्बीसार्टन, ओल्मीसार्टन, वालसार्टन, इन सभी चीजों में कुछ न कुछ मात्रा में पाया गया। अब अगर ब्लड प्रेशर को अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखें कि प्रीलोड, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रीलोड वेनस डायलेटेशन करती हैं, कुछ मायोकार्डियल कंट्रक्शन को कम करती हैं, कुछ जो है आफ्टरलोड को कम करती हैं। तो इन तीनों जगहों पे काम करने वाली दवाइयां जो हैं वो आवश्यक होती हैं। अगर हम रास सिस्टम देखें तो उसमें ACE इनहिबिटर और ARBs आ ही जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिसको
अगर ज्वाइंट नेशनल कमेटी की तरफ ध्यान दें, जो अमेरिका में 4-4 साल पे अपनी रिपोर्ट देती रहती है सारी दुनिया से अपना स्टडी करने के बाद, तो उन्होंने हमेशा जेएनसी 1 ने डाययूरेटिक को प्रमोट किया। जेएनसी 2 जब आया, जो उसकी रिपोर्ट आई, तो उन्होंने नई ड्रग्स को ऐड तो किया, लेकिन डाययूरेटिक्स को नहीं हटाया। उसके बाद हम देखें जेएनसी 3, जेएनसी 4, जेएनसी 5, जेएनसी 6, जेएनसी 7 और अभी तक जेएनसी 8 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते गए, विकास होता गया, डेवलपमेंट्स होते गए, लेकिन सब दवाइयां ऐड तो होती गई जरूरत के हिसाब से, लेकिन किसी ने भी डाययूरेटिक को नहीं हटाया। डाययूरेटिक से सोडियम और वाटर का लॉस होता है, और जिसकी वजह से वेस्कुलर कंपार्टमेंट थोड़ा ईज हो जाता है। इसका मतलब डाययूरेटिक का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में है। धन्यवाद।